हेलो, स्वागत है आप लोगों का सरस्वती क्लासेस में। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू थॉमस ईस्टर्न इलियट। जी हाँ, टी.एस. इलियट। He is a prominent essayist, poet, and critic of 20th century. He was born in St. Louis, Missouri, to a prominent Boston Brahmin family, and he moved to England in 1914 at the age of 25. 25 साल की उम्र में टी.एस. इलियट इंग्लैंड आ गए थे और वहीं पर ये सेटल हो गए और वहीं पर उन्होंने शादी कर ली। He became a British subject in 1927 at the age of 39 and renounced his American citizenship. उन्होंने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप भी त्याग दी 39 की उम्र में। अब हम बात करते हैं उनके कुछ लिटरेरी वर्क्स की। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिटरेरी वर्क्स के नाम आप लोगों के लिए लिखे हैं। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1920. मेटाफिजिकल पोएट्स in 1920, The Sacred Wood, Essays on Poetry and Criticism in 1920. तीनों की जो पब्लिकेशन डेट है आप याद रखेंगे 1920 ही है। नेक्स्ट चलते हैं, Hamlet and His Problems in 1919, Function of Criticism in 1923, For Lancelot Andrews in 1928, Use of Poetry and the Use of Criticism in 1933. ये कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स हैं टी.एस. इलियट के जिनको आप लोग याद रखेंगे पब्लिकेशन डेट के साथ, पब्लिकेशन ईयर के साथ। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। टी.एस. इलियट ने एक बहुत ही खूबसूरत ऐसे लिखा था जिसका नाम है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट। Tradition and Individual Talent was first published in The Egoist. Egoist नाम की पत्रिका में, मैगजीन में सबसे पहले The Tradition and the Individual Talent नाम का ये ऐसे पब्लिश हुआ था। Later, it was published in Sacred Wood. Sacred Wood में ये एक क्रिटिकल वर्क है Sacred Wood, उसमें फिर ये पब्लिश हुआ। ईयर ऑफ पब्लिकेशन देख लीजिए। Tradition and the Individual Talent is an essay written by poet and literary critic T.S. Eliot and it was published in 1919. सबसे पहले पब्लिश हुआ था Egoist में, The Egoist. The essay was first published in The Egoist in 1919 and later in T.S. Eliot's first book of criticism, The Sacred Wood, in 1920. सैक्रेड वुड में ये ऐसे 1920 में पब्लिश हुआ था। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, दिस ऐसे इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में क्या बताते हैं टी.एस. इलियट? फर्स्ट पार्ट में टी.एस. इलियट बताते हैं ट्रेडिशन के बारे में। व्हाट इज ट्रेडिशन, इसको क्लैरिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू इलियट, व्हाट इज ट्रेडिशन? द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन। फर्स्ट पार्ट में कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन को डिटेल में टी.एस. इलियट ने बताया है। एंड इन सेकेंड पार्ट, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री। पोएट्री की प्रोसेस जो है, पोएट्री लिखने की जो प्रोसेस है उसकी थ्योरी है ये, द थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री की पोएट्री किस प्रकार एक ग्रेट पोएट को लिखनी चाहिए, ये इस वाले पार्ट में डिस्कस किया है टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है आपका द कंक्लूजन। थर्ड पार्ट इस ऐसे का कंक्लूजन है। 3 पार्ट्स ऑफ दिस ऐसे, द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन या इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री, द कंक्लूजन। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में पार्ट फर्स्ट को। पार्ट फर्स्ट है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन को डिस्कस किया है टी.एस. इलियट ने। ट्रेडिशन फॉर इलियट means an awareness of the history of Europe, not as dead facts, but as all ever changing, yet changeless presence, constantly interacting subconsciously with the individual poet. टी.एस. इलियट ये कहते हैं कि ट्रेडिशन क्या है? ट्रेडिशन ये है कि जो पूरी यूरोप में लिटरेरी वर्क लिखे गए हैं पास्ट में, हिस्ट्री में, इतिहास में जो वर्ड
लिखे गए हैं यूरोप की हिस्ट्री में, उन सब की अवेयरनेस, उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए एक पोएट को। एक ग्रेट राइटर को अपना पोएटिक वर्क या आर्टिस्टिक क्रिएशन से पहले इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डीप नॉलेज होनी चाहिए, अपने ट्रेडिशन के बारे में, लिटरेरी ट्रेडिशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। T.S. Eliot's concept of tradition. Tradition is mostly used at censor. It is generally regarded as a set of beliefs and rituals shared by a community, country from generation to generation. अब देखिए, कॉमनली सामान्य बोलचाल की भाषा में हम ट्रेडिशन से क्या समझते हैं? एक पर्टिकुलर प्रकार के मत, मान्यताएं, कुछ विश्वास, पर्टिकुलर प्रकार के लोगों के रिचुअल्स, बिलीफ, सेट ऑफ बिलीफ, मान्यताएं, विश्वास, कम्युनिटी और कंट्री के, जनरेशन टू जनरेशन, एज टू एज डिफर करती है ट्रेडिशन। पहले कुछ और ट्रेडिशन था, कुछ और परंपराएं थी हमारे देश की, कुछ और लिटरेरी परंपराएं थी, फिर धीरे धीरे ट्रेडिशन, मत, विश्वास और मान्यताओं में चेंज आया, फिर अगली एज में ये ट्रेडिशन चेंज हो गया, नेक्स्ट एज में और चेंज हो गया। तो दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशन। सामान्य बोलचाल की भाषा में ट्रेडिशन हम इन्हें ही कहते हैं। Eliot however discards any blind adherence to tradition. T.S. Eliot ये कहते हैं कि अगर कोई लिटरेरी राइटर लिटरेचर का वर्क लिखता है तो उसको ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहिए, उसको लिटरेरी ट्रेडिशन को, लिटरेरी परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। बट ही डिस्कार्ड्स एनी ब्लाइंड अडेरेंस टू ट्रेडिशन, लेकिन अंधे होकर, अंधभक्त की तरह उस लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना है, नकल नहीं करनी है उसकी, उसको फॉलो करना है लेकिन अपनी अकल लगाकर, बुद्धि लगाकर। He categorically calls upon all the poets and artists to abide by the concept of tradition wisely and intelligently. अकल लगाकर, बुद्धि से, कॉमन सेंस का यूज करके उस ट्रेडिशन को, उन परंपराओं को, लिटरेरी परंपराओं को पालन करो, बट नकल मत करो। According to Eliot, tradition and individual talent are not separate entity. They are inseparable and hence go together. T.S. Eliot कहते हैं कि एक पर्टिकुलर जो पोएट, एक इंडिविजुअल पोएट है, उसकी जो पोएट्री लिखने की क्षमता है, जो उसकी दक्षता है लिटरेरी वर्क क्रिएट करने की, वो अलग नहीं है ट्रेडिशन से। जो परंपराएं, मान्यताएं, जो रूल्स रेगुलेशंस लिटरेरी वर्क में प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, उनको वो जो पोएट पोएम्स लिख रहा है एक हद तक दिमाग में रखता है, तभी वो पोएटिक क्रिएशन कर पाता है या फिर कोई लिटरेरी वर्क प्रोड्यूस कर पाता है। ये दोनों सेपरेट एंटिटी नहीं है। इंडिविजुअल टैलेंट और ट्रेडिशन, ये दो सेपरेट एंटिटी नहीं है। नेक्स्ट, टू हिम ऑफ ट्रेडिशन प्लेज vital role in the development of personal talent. He writes, tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it, you must obtain it by great labor. It involves the historical sense. T.S. Eliot कहते हैं कि ट्रेडिशन कोई विरासत नहीं है। It cannot be inherited. आप इसको इनहेरिट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कोई ग्रेट राइटर हैं तो उनके बेटे, पोते, पड़पोते सभी के सभी ग्रेट राइटिंग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। यू कैन नॉट इनहेरिट इट, यू हैव टू एक्वायर इट। तुमको ये एक्वायर करना पड़ेगा, हार्ड वर्क से, कठिन परिश्रम करके, मेहनत करके, ग्रेट राइटर्स के वर्क पढ़ के, ये देखकर कि इन ग्रेट राइटर्स ने, लिटरेरी राइटर्स ने किस तरह से वर्क लिखे हैं, क्या डिक्शन यूज किया है, क्या लैंग्वेज यूज की है, किस तरह से कंपोजिशन की है, क्या राइम है, क्या रिदम है और क्या क्या कंपोनेंट हैं जो उनके वर्क को महान बनाते हैं, उन पर ध्यान लगाना पड़ेगा, उनको मनन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका माइंड कल्टिवेटेड हो पाएगा। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट्स द एक्यूमुलेटेड विजडम एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस, and so its knowledge is essential for really great and novel achievements. ट्रेडिशन क्या होता है? अक्यूमुलेटेड, इकट्ठी हुई विजडम, एक्सपीरियंस,
पुराने एजेस का, पुराने काल में जैसे राइटर्स ग्रेट वर्क लिखते थे, तो उनका खुद का एक्सपीरियंस, उसको लिखने की जो कला है वो सबका एक मिश्रण है, एक ढेर है, वो नॉलेज है जो एसेंशियल है फॉर रियली ग्रेट एंड नॉवेल अचीवमेंट्स। और अगर कोई राइटर, कोई लिटरेरी फिगर ग्रेट लिटरेरी वर्क लिखना चाहता है तो उसको उस विजडम के ढेर को उसको ग्रेस्प करना पड़ेगा, उसको इंटू करना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना पड़ेगा। उसके बाद ही वो बंदा काबिल हो पाएगा ग्रेट लिटरेरी वर्क लिखने के। रिलेशनशिप ऑफ द पोएट टू द पास्ट। T.S. Eliot is of the view that a poet ceases to be a poet unless she or he considered in relation to the past. There is essential linkage between the poet writing in the present to the past. T.S. Eliot ये कहते हैं कि जो लिटरेरी फिगर, जो लिटरेचर का बंदा आज की दुनिया में, आज के एज में, प्रेजेंट एज में लिटरेरी वर्क लिख रहा है, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है ट्रेडिशन से, लिटरेरी ट्रेडिशन से, जो पुराने समय से चला आ रहा है। तो क्या बोलते हैं टीएस एलियट? टीएस एलियट ये बोलते हैं कि that a poet ceases to be a poet unless he is considered in relation to the past. एक पोएट तब तक पोएट नहीं कहलाता जब तक कि वो किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड नहीं होता पास्ट ट्रेडिशन से, लिटरेचर के। ये जो कोटेशन है आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेना। ये ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ऐसे में से कोट की गई है। इसकी ऊपर की 4-5 लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जा सकती हैं कि ये लाइनें कहां से कोट की गई हैं। तो हम पढ़ते हैं इनको। द हिस्टोरिकल सेंस involves a perception not only of the pastness of the past but of its presence. The historical sense compels a man to write not merely with his own generation in his bones but with a feeling that the whole of the literature of Europe. इसी बात को टी.एस. एलियट फिर से दोहरा रहे हैं। वो ये कहते हैं कि जो पोएट है, जो आज के एज में किसी पोएटिक क्रिएशन का क्रिएशन कर रहा है, कोई भी पोएट्री लिख रहा है, उसको हिस्टोरिकल सेंस की जानकारी होनी आवश्यक है। ना केवल आज के युग की जानकारी होनी चाहिए उसको कि आज के युग में राइटर्स, ग्रेट राइटर्स कौन कौन से रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लिटरेरी रूल्स फॉलो कर रहे हैं, कौन से डिक्शन, कौन सा कंपोजिशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनको यूज कर रहे हैं, क्या लिटरेचर में वो लोग अप ग्रेटनेस लाने के लिए क्या क्या उसमें मसाले डाल रहे हैं, यही समझ लीजिए आप, लिटरेरी डिवाइसेस डाल रहे हैं। उसको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पूरे यूरोप में राइटर्स किस तरीके से ग्रेट लिटरेरी वर्क लिख रहे हैं, साथ ही साथ उसको जो पास्ट में ग्रेट लिटरेरी वर्क्स लिखे गए हैं उनको भी अपने माइंड में ध्यान रखना पड़ेगा, तभी वो एक ग्रेट लिटरेरी वर्क लिख पाने में सक्षम होगा। टोटल मिला के टी.एस. एलियट यही कहते हैं कि आज के राइटर को पुरानी परंपराओं, रूल्स, रेगुलेशंस जो लिटरेचर में फॉलो की गई हैं उनको भी फॉलो करना पड़ेगा एक ग्रेट लिटरेरी वर्क आज के एज में लिखने के लिए। कहीं ना कहीं वो लिंक्ड है अपनी परंपराओं से, पुरानी लिटरेरी परंपराओं से, तभी वो एक ग्रेट पोएट कहलाने के लायक है। ठीक है, ये था पार्ट फर्स्ट। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। पार्ट सेकंड में टी.एस. एलियट एक्सपेंड्स ऑन हिज बिलीफ दैट द क्रिएशन ऑफ पोएट्री इज एन एक्ट ऑफ डीपर्सनलाइजेशन। अब सेकंड पार्ट में टी.एस. एलियट क्या कहते हैं, वो ये बताते हैं कि पोएट्री की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके से एक पोयम का, एक खूबसूरत पोएटिक क्रिएशन का जन्म होता है, कैसे। उन्होंने अपनी थ्योरी दी है द थ्योरी ऑफ डीपर्सनलाइजेशन या इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि वो जो पोएट है, जो पोयम्स लिख रहा है, उसको पोयम्स लिखते समय, पोएटिक क्रिएशन करते समय अपनी खुद की फीलिंग्स और इमोशंस को उस पोयम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए।
उसको डिपर्सनल रहना चाहिए। यहां से देखिए, पोएट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। इट इज नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी। टी.एस. इलियट बोलते हैं, पोएटिक क्रिएशन is not turning loose of emotion. It is not the expression of personality and emotions and feelings of the poet. पोएट की खुद की फीलिंग्स, खुद के इमोशंस और पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने का माध्यम पोएम्स नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी सब्जेक्टिविटी अपनी पोएम्स में नहीं डालनी चाहिए। अपने पोएटिक क्रिएशन में एक पोएट को सब्जेक्टिविटी डालने से परहेज करना चाहिए। He must be depersonal. The more perfect the artist, the more completely separate in him will be the man who suffers and the mind which creates. वो आर्टिस्ट परफेक्ट आर्टिस्ट होता है जिसके अंदर कौन सा गुण हो? डीपर्सनलाइजेशन का। मीन्स जिस व्यक्ति को, जिस कैरेक्टर को वो पोर्ट्रेट कर रहा है अपने प्ले में या अपने किसी लिटरेरी क्रिएशन में, उस कैरेक्टर की जो फीलिंग्स और इमोशंस हैं वो अलग रखनी चाहिए। अपनी फीलिंग इमोशंस को उसमें मर्ज नहीं करना चाहिए। द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। जो उसका दिमाग है, जो पोएट्री क्रिएट कर रहा है, जो पोएम्स लिख रहा है, वो बंदा अलग होना चाहिए उस बंदे से जिसको वो अपनी पोएम्स में टैकल कर रहा है, जो उसकी पोएम का सब्जेक्ट है। उससे उसका मन, उससे उस पोएट का माइंड अलग होना चाहिए। द मोर परफेक्ट विल द माइंड डाइजेस्ट एंड ट्रांसम्यूट्स द पैशंस विच आर इट्स मटेरियल। तो टोटल मिलाकर यही कहा गया है इस वाली थ्योरी में कि जो पोएट है उसको अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने एक्सपीरियंसेस को अपनी पोएटिक क्रिएशन में नहीं डालना चाहिए, नहीं इंक्लूड करना चाहिए, डीपर्सनल रहना चाहिए उसको। ठीक। In order to explain this impersonal theory, T.S. Eliot presents an example of an experiment. अपने इस डीपर्सनल थ्योरी को, इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोएट्री को और ज्यादा अच्छे से समझाने के लिए टी.एस. इलियट एक उदाहरण देते हैं एक केमिकल प्रोसेस का। क्या है वो? टू प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक एसिड, oxygen and sulfur dioxide requires the presence of a filament of platinum. सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों को मर्ज करना पड़ेगा, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड बनने के लिए ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड के अलावा एक चीज की प्रेजेंस और चाहिए। वो क्या है? फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम। प्लेटिनम का फिलामेंट भी चाहिए जिसकी प्रेजेंस में ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे। द रोल ऑफ प्लेटिनम इज टू मेक कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। प्लेटिनम का ये रोल होता है कि वो ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड को मिक्स करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में सहायता करे। लेकिन इस प्रोसेस में ना तो प्लेटिनम प्रभावित हो और ना ही प्लेटिनम की उपस्थिति से सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या सल्फ्यूरिक एसिड पर भी कोई प्रभाव पड़े। इट मींस वो अनअफेक्टेड रहना चाहिए। देखिए यहां पर आप लोग ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और ये जो इक्वल का मार्क लगा यहां पर कैटलिस्ट एंड दैट इज प्लेटिनम। कैटलिस्ट का काम करेगा प्लेटिनम। कैटलिस्ट मतलब होता है कि वो रासायनिक अभिक्रिया की तीव्रता को बढ़ा देगा, लेकिन वो इस रासायनिक अभिक्रिया के कंपोनेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा प्लेटिनम, और ना ही प्लेटिनम खुद प्रभावित होता है इन कंपोनेंट्स से। इमोशंस, फीलिंग्स मर्ज करके बनी पोएम्स, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड को मर्ज करके प्लेटिनम की प्रेजेंस में बनाया गया सल्फ्यूरिक एसिड। ये वाली पिक्चर से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दिस विल हेल्प हिम प्रेजेंट द कंटेंट मोर परफेक्टली। इमोशन एंड फीलिंग्स एक्ट एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और दोनों को मिलाकर बना सल्फ्यूरिक एसिड। तीसरा पार्ट है कंक्लूजन।
कंक्लूजन में टीएस एलियट कुछ नया नहीं कह रहे हैं, सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि डीपर्सनल थ्योरी और ट्रेडिशन इनको मर्ज करके ही एक अच्छी पोएटिक क्रिएशन बन सकती है। इंडिविजुअल पोएट अकेला काफी नहीं है एक पोएटिक प्रोसेस के लिए। एक अच्छी पोएटिक क्रिएशन के लिए उसको ट्रेडिशन को अपने अंदर इन्फ्यूज करना पड़ेगा। जो प्राचीन समय से ग्रेट राइटर्स ने ग्रेट वर्क्स लिखे हैं, उनके रूल्स को, उनके रूल्स रेगुलेशंस को उनको मानना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो अपनी जीनियस से, तभी वो अपनी क्वालिटी से, अपनी विशेषता से एक खूबसूरत पोएटिक क्रिएशन लिख पाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगली क्लास में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।